हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। आज मैं आप लोग के लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। अब देखिए बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, नीट में भी आते रहते हैं और बोर्ड्स एग्जाम में भी आते रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसको समझना है, और ये समझना इसको कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही आसान सी टॉपिक है। और आज भी देखिए मैं इस टॉपिक को कैसे आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस, जब हम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं या जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एक्चुअल में, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, पहले दो स्टेप होते हैं। दो स्टेप कौन कौन से? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो जाएगा फिर क्या होगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम क्या बोलेंगे? लोडिंग ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन, ये दोनों खत्म करने के बाद फिर हम इसके फॉर्मेशन को देखेंगे, इसकी प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो देखिए हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने से क्या मतलब है? देखिए, अगर अमाइनो एसिड एक्टिवेट नहीं है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहा अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमको एटीपी की दरकार पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एटीपी क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। अब एटीपी की एनर्जी है, एटीपी का यूज़ करेंगे और एक एंजाइम लगेगी। उस एंजाइम का क्या नाम है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या नाम है एंजाइम का? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये रही एंजाइम। अब देखिए बच्चों, इस एंजाइम की सहायता से, इस एंजाइम की मदद से एटीपी को यूज़ करके, एटीपी दैट मीन्स एनर्जी को यूज़ करके अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। तो देखिए अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। देखिए अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे क्या है? एएमपी है। एएमपी का मतलब क्या होता है? एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफास्फेट। देखिए यहाँ पे क्या था? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट था। तो इसमें से एक फास्फेट आकर के इसमें जुड़ जाता है, अमाइनो एसिड में जुड़ गया। इस एटीपी का एक मोनोफास्फेट आकर के अमाइनो एसिड में जुड़ जाता है। अब देखिए, और ये एंजाइम है, ये एंजाइम भी इससे क्या हो गई? जुड़ गई। अब जब एंजाइम जुड़ गई, एमपी जुड़ गया, अब ये अमाइनो एसिड है। अब इस पूरे अमाइनो एसिड का नाम क्या हो गया? इस पूरे अमाइनो एसिड का नाम हो गया अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये हो गया एक्टिवेट। अब ये एंजाइम, ये अमाइनो एसिड क्या हो गए बच्चों? एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। अब देखिए, जब अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गई, अब आएगा टीआरएनए। कौन आएगा? टीआरएनए। तो देखिए टीआरएनए वैसा होता नहीं है, मैंने टीआरएनए को बस दिखाया है, ऐसे काट गाड़ी बना करके दिखाया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये रहा अमाइनो एसिड टीआरएनए। ये क्या है? टीआरएनए। मैंने टीआरएनए को ऐसे दिखाया ताकि आप लोग समझ जाए कि टीआरएनए है एक्चुअल में क्या। तो टीआरएनए है, ये अमाइनो एसिड को क्या करेगा? लोड करेगा। देखिए अमाइनो एसिड को क्या कर रहा है? लोड कर लिया, अमाइनो एसिड को लोड कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड एक्टिवेट होंगे। अब जो भी अमाइनो एसिड वहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, टीआरएनए उन सबको क्या करेगा? बाइंड करेगा, या उनको क्या करेगा? अपने आप पर क्या करेगा? लोड करेगा। लोड करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ लेकर के जाएगा? जहाँ पर एमआरएनए और कौन बैठा हुआ है? राइबोसोम बैठा है, क्योंकि राइबोसोम और एमआरएनए क्या करेंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब देखिए ये दो स्टेप पूरा हो गया। अब हम आते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में। तो देखिए बच्चों, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये तो हम पढ़ लिए। अब प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में सबसे पहले हमको पढ़ना है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब प्रारंभन, प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, कोई चीज़ क्या करना? स्टार्ट करना। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है इलॉन्गेशन, यानी प्रोसेस आगे बढ़ रही है, इलॉन्गेशन। और फिर एंड द लास्ट क्या पढ़ेंगे? लास्ट में टर्मिनेशन। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं इनिशिएशन। तो देखिए इनिशिएशन में होता क्या है? इनिशिएशन में होता ये है कि देखिए बच्चों, ये है एमआरएनए, ये एमआरएनए की स्ट्रैंड है। ये क्या है?
mRNA है। अब mRNA की स्ट्रैंड है, अब mRNA पर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट को जा करके बाइंड करना है, क्योंकि देखिए बच्चों, जब तक राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और बिग यूनिट आपस में बाइंड नहीं करेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक प्रोटीन का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए mRNA पड़ा हुआ है, अब mRNA पर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट को जा करके जुड़ना है। तो mRNA के ऊपर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जुड़ती है, और जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की दरकार पड़ती है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है इनिशिएशन फैक्टर। ये क्या है? इनिशिएशन फैक्टर। और ये क्या है? Mg++। यानी कि जब Mg++ अधिक हो जाएगा, मैग्नीशियम अधिक हो जाएगा, तब राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जुड़ जाएगी, और इस प्रोसेस में कौन सी एनर्जी लगेगी? इनिशिएशन फैक्टर लगेगा। अब देखिए ये जो जुड़ गया, देखिए यहाँ पे बच्चों जुड़ गया। अब जब ये जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। स्मॉल यूनिट को 30S कहते हैं ना, तो स्मॉल यूनिट 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए जब बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप एक और लगेगा इनिशिएशन फैक्टर, एनर्जी के रूप में इनिशिएशन फैक्टर लगेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? ये mRNA और इस पर क्या हो गया? 30S जुड़ गया है। यही इस डायग्राम को हमने यहाँ पर बनाया। अब देखिए यहाँ पे कौन आ गया? tRNA। ये कौन है? tRNA। और इस tRNA आकर के यहाँ पे जुड़ गया। अब tRNA जब आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है तो tRNA के पास एक कोडॉन होता है, उस कोडॉन को हम क्या कहते हैं? AUG कहते हैं। और ये कोडॉन और एक अमाइनो एसिड होता है, उस अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं? फॉर्मिल मेथियोनिन। और क्या होता है उसके ऊपर? फॉर्मिल मेथियोनिन होता है। tRNA के ऊपर क्या होता है? फॉर्मिल मेथियोनिन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब इतना चीज़ें हैं, अब अगले स्टेप में क्या होगा? ठीक, सॉरी, जब ये tRNA आकर के इस पे जुड़ गया, tRNA इस पे आकर जुड़ गया, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसका नाम थोड़ा बदल गया। देखिए 30S mRNA, देखिए पहले क्या था? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। अब देखिए क्या हो गया? 30S mRNA, और इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है? फॉर्मिल मेथियोनिन जुड़ गया। और क्या जुड़ा है? tRNA। और अब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? 30S mRNA फॉर्मिल मेथियोनिन tRNA कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा नाम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप पे हम देखते हैं कि ये जो ये 30S mRNA मेथियोनिन फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA कॉम्प्लेक्स में राइबोसोम की बड़ी यूनिट आकर के जुड़ेगी। तो जब राइबोसोम की बड़ी यूनिट इस पे आके जुड़ती है, राइबोसोम की बड़ी यूनिट को जुड़ने के लिए विभालक क्या चाहिए? Mg++ चाहिए, और कुछ एनर्जी चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम अधिक, इसको Mg++ चाहिए यानी मैग्नीशियम चाहिए, और एनर्जी के फॉर्म में GTP चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? GTP के फॉर्म में। और क्या लगेगा? इनिशिएशन फैक्टर। अब इसकी वजह से ये सब मिलकर क्या करेंगे? राइबोसोम की बड़ी यूनिट को यहाँ पे क्या कर देंगे? बाइंड करवाएंगे। तो देखिए राइबोसोम की जब बड़ी यूनिट यहाँ पे बाइंड हो गई, अब बाइंड हो गई तो इसमें 3 साइट होती है। राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में 3 साइट होती है, को हम कहते हैं A साइट, एक को कहते हैं P साइट, और एक को कहते हैं E साइट। A साइट, P साइट, देखिए ये A साइट है, ये P साइट है, और ये E साइट है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? ये हो गया इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद क्या स्टार्ट होगा? इलॉन्गेशन में देखिए क्या है? इलॉन्गेशन में देखिए क्या है? जब ये सब जुड़ गए हैं, ये सब जुड़ चुके हैं, अब जुड़ने के बाद क्या होगा? जो tRNA लोड करके अमाइनो एसिड को ला रहा है, तो tRNA एक एक अमाइनो एसिड को इसके अंदर ट्रांसफ़र करता जाएगा, तो देखिए tRNA ने क्या कर दिया? अमाइनो एसिड 1 को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। जब tRNA ने अमाइनो एसिड 1 को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों, अब देखिए ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा? ये है P साइड क्या करेगा? P साइड पर एक एंजाइम पाई जाती है, इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज का काम होता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाती है। क्या करवाती है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए अमाइनो एसिड यहाँ पे आ गया, तो जब अमाइनो एसिड यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे अमाइनो एसिड आया, अब क्या होगा कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा? इस अमाइनो एसिड को क्या करवा देगा? ये क्या करवा देगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देगा। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दिया।
अब देखिए ये प्रोसेस हो गई, एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि एक एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करता है, mRNA को पुश करता है, सॉरी राइबोसोम को पुश करेगा। तो राइबोसोम को जब पुश करता है तो राइबोसोम यहाँ से और आगे आ जाता है। जब यहाँ से और आगे आ गया तो फिर आगे आने के बाद फिर एक नई अमाइनो एसिड आती है और नई चेन बनती है, और नई अमाइनो एसिड की नई चेन बनती है। फिर ऐसे प्रोटीन बनना, ऐसे चेन आगे बढ़ती जाती है। फिर आगे इसको पुश करता है, फिर ये इससे भी आगे जाता है और वहाँ पर नई अमाइनो एसिड आती है, फिर ये नया ऐसे बनाता है। तो इस तरह से दोस्तों बन जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन, अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड ही क्या होती है, प्रोटीन होती है। अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल देना ये राइबोसोम का काम है। अब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन रोकने के लिए क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन को रोकने के लिए एक और स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में देखिए क्या होता है, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका है तो अब देखिए कौन आता है, स्टॉप कोडॉन। कौन आता है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में कौन कौन से हैं, UAG, UAA, UGA। अब ये स्टॉप कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर आने के बाद इसकी ये स्टॉप कोडॉन होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कर नहीं सकता। जब स्टॉप कोडॉन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है तो यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये प्रोसेस क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और इस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी या एक फैक्टर लगेगा, उस फैक्टर का नाम है टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करें, मैं इस टॉपिक को और इलेबोरेट तरीके से पेश करूंगा। अब इतने के लिए इतना ही मैं रहने देता हूं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।